नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 68 नंबर क्लास के बारे में। जो हमारी आनुवंशिकता का चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट नंबर 4 हम करने वाले हैं। बहुत दमदार अद्भुत आज का सेशन होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक बने रहिए और अच्छे से प्यारे से ऑफलाइन कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। अगर ऊपर चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे अंदर ऊर्जा लेके आएगा। आपका दिलाया हुआ एक व्यू मेरे भाग्य को कहीं और लेके जा सकता है, या आपका एक लाइक आपके भाग्य को कहीं और लेके जा सकता है। क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको दमदार साइंस करवाऊंगा, ऐसी साइंस करवाऊंगा आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी पेड कोर्स को खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल फ्री में पढ़ोगे, बिल्कुल फ्री में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूरी साइंस पढ़ने के साथ साथ हम 10,000 क्वेश्चन जो है ना उनकी सीरीज भी फ्री में करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में। कभी भी पैसा नहीं लूंगा आपसे, 1 रुपया भी। ठीक है, चलिए ये तो हो गई हमारे काम की बात। अब बात करते हैं थोड़ी सी हटके बात। हटके क्या करें कि अगर आपको दोस्तों सफल होना है तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे के वैसे आप नोट्स तैयार कर लीजिए, या फिर मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूं उन नोट्सों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आपकी साइंस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और दोस्तों आज के दिन साइंस का अगर वेटेज देखें तो हर प्रकार के एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है? इसी साइंस का रहता है, इसी साइंस का रहता है। इसीलिए आपको कहना चाहूँगा साइंस को हल्के में मत लेना, साइंस को छोड़ना मत, साइंस को याद करना है। और याद करवाने का काम मेरा है, पढ़ने का काम आपका है। याद मैं करवाऊंगा, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो मैं जैसे आपको पढ़ाऊं वैसे के वैसे पढ़ लो, वैसे के वैसे लिख लो, या फिर वैसे के वैसे आप नोट्स लेके मेरे से पढ़ाई कर लो। फिर देखना आपके सारे क्वेश्चन हल होंगे, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको बहुत हाई लेवल की तैयारी करवा रहा हूं, लेकिन दोस्तों मैं आपको CGL तक की तैयारी करवा रहा हूं। CGL तक की तैयारी, CGL तक के जो क्वेश्चन है वो यहीं से आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं UPSC में भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि UPSC में सारे ही क्वेश्चन यहाँ से आए। हाँ, UPSC में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन दोस्तों इसमें सफिशियंट नहीं होंगे। इस UPSC के लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन आप तैयारी यहाँ से भी कर सकते हो। UPSC के लिए, CGL के लिए, CPO के लिए अगर बात करें दोस्तों, रेलिवेंट TPC, ग्रुप डी, आर्मी वगैरह है ना, CISF वगैरह, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है इस सिलेबस के आगे। इतना सिलेबस मैं आपको करवा दूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम पिछले पार्ट में क्या पढ़ चुके थे? पिछले पार्ट में मेंडल के नियम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मेंडल के नियम। और मेंडल के नियमों का हमने क्या पढ़ा था? मेंडल के नियमों का हमने अपवाद पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अपवाद पढ़ा था। जो कल वाला वीडियो आया था उसमें हमने क्या पढ़ा था? नियम पढ़े थे, और नियम के साथ साथ उन नियमों के अपवाद हमने पढ़े थे। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे वाले टॉपिक की, और आगे एक नोट आपको लगवाता हूं, और उस नोट में मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, वो आपको ध्यान रखनी है। नोट में आपको पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लेगा आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है। वैसे मैं आपको बता दूं, आनुवंशिकी के जनक कौन है? आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकी के जनक कौन है? मेंडल है। कौन है? मेंडल। ये बात हमने पीछे पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी दोस्त। क्यों नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी क्योंकि सर्वप्रथम मेंडल ने ही आनुवंशिकता के बारे में बताया था। इसीलिए इसी को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक या फिर आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल भाई साहब को कहा जाता है। लेकिन इसके आगे एक शब्द और जुड़ जाए, वो शब्द है आधुनिक आनुवंशिकी। सॉरी, क्या नाम जुड़ जाए? आधुनिक आनुवंशिकी नाम जुड़ जाए, आधुनिक नाम जुड़ जाए, तो हमारी जो आधुनिक आनुवंशिकी है, आधुनिक आनुवंशिकी, उस आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है? आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो दोस्तों वहां पर नाम आएगा बेटसन का। किसका नाम आएगा? बेटसन का नाम आएगा। ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं।
आनुवंशिकी का जनक कौन है? मेंडल। और आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है? बेटसन। कौन है? बेटसन है बच्चा, ध्यान रखना बाबू। मेंडल और बेटसन दोनों आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आनुवंशिकी का जनक मेंडल और आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है? बेटसन है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, 3 नंबर पॉइंट की। और 3 नंबर पॉइंट है प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का जनक कौन है? प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का जनक कौन है? आनुवंशिकी का जनक, प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो वहां पर नाम आता है दोस्तों किसका? वहां पर नाम आता है मॉर्गन का। किसका नाम आता है बच्चा? मॉर्गन का नाम आता है। किसका नाम आता है? मॉर्गन का नाम आता है। तो मैंने आपको 3 आनुवंशिकी के बारे में बताया है, आनुवंशिकी, आधुनिक आनुवंशिकी और प्रयोगात्मक आनुवंशिकी, बताया है ना। आनुवंशिकी, आधुनिक आनुवंशिकी और प्रयोगात्मक आनुवंशिकी, तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। मेंडल, बेटसन, मॉर्गन। मेंडल, बेटसन, मॉर्गन। मेंडल आनुवंशिकी, बेटसन आधुनिक आनुवंशिकी और मॉर्गन प्रयोगात्मक आनुवंशिकी। कौन सी आनुवंशिकी? प्रयोगात्मक आनुवंशिकी। यहां तक आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है जीनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप। जीनोटाइप, फिनोटाइप व जीन नाम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने इन नामों का प्रतिपादन किया था। यानी जीनोटाइप शब्द किसने बनाया था? जोहानसन ने बनाया था। फिनोटाइप शब्द किसने बनाया था? जोहानसन ने बनाया था। और कारक को जीन भी किसने कहा था? जोहानसन ने कहा था। ध्यान रखना, लक्षण प्रारूप को कहा जाता है फिनोटाइप, जीन प्रारूप को जीनोटाइप कहा जाता है। तो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का नाम बदल के जीनोटाइप और फिनोटाइप किसने किया था? जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। 4 वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है बच्चा। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, 5 नंबर पॉइंट की। दोस्तों हम बात करेंगे आधुनिक आनुवंशिकी की। किसकी बात करेंगे? आधुनिक आनुवंशिकी की अगर बात करते हैं तो आधुनिक आनुवंशिकी, समझना इस बात को, आधुनिक आनुवंशिकी में क्या बताया मैंने? आधुनिक आनुवंशिकी में लक्षण को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों आधुनिक आनुवंशिकी के अनुसार, आधुनिक आनुवंशिकी के अनुसार लक्षणों को जीन नियंत्रित करते हैं। कौन नियंत्रित करते हैं? जीन नियंत्रित करते हैं। ये बात ध्यान रखनी बच्चा अच्छे से। आधुनिक आनुवंशिकी के अनुसार लक्षणों को कौन नियंत्रित करते हैं बच्चा? जीन नियंत्रित करते हैं। कौन नियंत्रित करते हैं? जीन नियंत्रित करते हैं। जैसे हमारा कोई भी लक्षण हो, जैसे किसी लंबाई की बात करें, रंग रूप की बात करें या स्वभाव की बात करें, ये जो हमारे अंदर गुण होते हैं, ये जो लक्षण होते हैं, इन लक्षणों का अगली पीढ़ी में ये लक्षण अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। जाते कि नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। तो अगली पीढ़ी में जब जाते हैं तो वो किसके माध्यम से जाते हैं? गुणसूत्रों के माध्यम से। और गुणसूत्र के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो भी लक्षण होता है उस लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है? उन लक्षणों के ऊपर कंट्रोल कौन रखता है? जीन रखता है। कौन रखता है? जीन। और दोस्तों जीन को कारक भी कहा जाता है। ये कारक शब्द किसने दिया था? ये कारक शब्द मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? मेंडल ने जीन को कारक कहा था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले कोई जीन नाम नहीं था, पहले कारक नाम था जो मेंडल ने दिया था। और इसी कारक नाम को बदल के जीन किसने कर दिया? जोहानसन ने कर दिया। ये बात मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं। इस बात के ऊपर मैं बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आधुनिक आनुवंशिकी के अनुसार लक्षणों को नियंत्रित कौन करता है? तो उत्तर रहेगा जीन करता है। कौन करता है? जीन या फिर कारक करता है। बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों जीन की। किसकी बात करते हैं? जीन की बात करते हैं। समझना 6 नंबर पॉइंट। जो जीन होता है, जीन गुणसूत्रों पर
जीन गुणसूत्रों पर किसके रूप में, गुणसूत्रों पर सहलगन रूप से, गुणसूत्रों पर सहलगन रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं बच्चा, सहलगन रूप से रहते हैं। किस रूप में, सहलगन रूप में रहते हैं। ध्यान रखना, जीन गुणसूत्रों पर सहलगन रूप से जोड़े में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं बच्चा, जोड़े में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। समझना इस बात को, जो जीन होते हैं वो किसके ऊपर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर, और किसके रूप में, सहलगन के रूप में। समझना, मान लो ये हमारा गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र के ऊपर ये जीन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो गुणसूत्र है इस गुणसूत्र के साथ में लगे हुए हैं, ये साथ में लगे हुए हैं, और इसी को बोलते हैं सहलगन। साथ साथ, सहलगन का मतलब साथ साथ, इस गुणसूत्र के साथ साथ ये रहते हैं, इसलिए इसको सहलगन रूप में बोलते हैं। तो गुणसूत्रों के साथ सहलगन के रूप में कौन रहते हैं, जीन रहते हैं। और कहाँ पर लगे होते हैं दोस्तों, गुणसूत्र के ऊपर लगे होते हैं। इस प्रकार से गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं जीन, किस रूप में, सहलगन रूप में, और किसके रूप में, जोड़े के रूप में। ये जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। अकेला गुणसूत्र के ऊपर जीन नहीं पाया जाएगा, एक गुणसूत्र पर 2 जीन कम से कम होंगे। एक गुणसूत्र पर लगभग कितने जीन होंगे, लगभग 2 जीन होंगे कम से कम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आइए साहब, हमें आ गई। अब समझना, जीन गुणसूत्रों पर सहलगन रूप से जोड़े में पाए जाते हैं, और जहां पाए जाते हैं, और जहां ये स्थित होते हैं, जहां ये स्थित होते हैं उसे या उस स्थान को क्या बोलते हैं बच्चा, उस स्थान को बोलते हैं लोकस। उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ध्यान रखना है आपको अच्छे से, क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। किसको, जहां पर गुणसूत्र सहलगन रूप में पाए जाते हैं, जोड़े के रूप में, उस स्थान को हम क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या बोलेंगे उसको, लोकस बोलेंगे। चलिए बहुत अच्छा, जबरदस्त। हम आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करने वाले हैं। बिल्कुल, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छा, जबरदस्त, अच्छे से पढ़ो, इसी प्रकार से पढ़ो। अभी मैं आपको नोट्स नहीं दे पाऊंगा बच्चा, क्योंकि मेरे पास नोट्स अभी नहीं है, मेरे नोट्स यहाँ नहीं है, मेरा कंप्यूटर मेरे पास नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत है। किसी दूसरे का लैपटॉप मांग रखा है, उसी से काम चलाता हूँ, तो वहाँ इस लैपटॉप में मेरे पास नोट्स वगैरह नहीं है, तो मैं आपको नोट्स वगैरह नहीं दे पा रहा हूं। जैसे ही मैं वापस जाऊंगा, लाइव क्लास आपके लिए लूंगा, तब मैं आपको पीछे के नोट्स भी दे दूंगा। लेकिन तब तक थोड़ा सा मैनेज करो दोस्त, क्योंकि थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। लॉकडाउन का टाइम है, और लॉकडाउन में ऐसे में पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो की क्लैरिटी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वीडियो की क्लैरिटी अच्छे से आ रही होगी, मज़े से आ रही होगी, और अच्छे से आप देख रहे होंगे, आवाज़ वगैरह भी सही आ रही होगी, ये तो मुझे पता है, क्योंकि क्लैरिटी के ऊपर मैंने काम किया है, ऐसी बात नहीं है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट, वो भी आपको ध्यान रखना है। और 7 नंबर पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि दोस्तों, जो जीन होते हैं, जीन वो गुणसूत्र के ऊपर किस क्रम में रहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जीन गुणसूत्रों पर रैखिक क्रम में लगे होते हैं, रैखिक क्रम में लगे होते हैं, रैखिक क्रम में लगे होते हैं। आई ना बात समझ में, बिल्कुल आई है सब समझ में, क्यों नहीं आई, बिल्कुल आ गई। कि जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों के ऊपर किस क्रम में लगे होते हैं, रैखिक क्रम में लगे होते हैं। किस क्रम में लगे होते हैं, रैखिक क्रम में लगे होते हैं। बच्चा ध्यान रखना, किस क्रम में, रैखिक क्रम में। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, बिल्कुल। रैखिक क्रम का मतलब इस प्रकार से, ये गुणसूत्र है, इस प्रकार से एक रेखा में लगे होते हैं। ये नहीं है कि इस प्रकार से लगे हों, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से रेखा में लगे होते हैं, रैखिक क्रम में लगे होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी थी। इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारा ABO रक्त समूह होता है, ये ABO रक्त समूह क्या होता है, ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी था। ABO रक्त समूह का मतलब A प्रकार का रक्त, B प्रकार का रक्त, AB प्रकार का रक्त, O प्रकार का रक्त, ये बात बताई थी ना मैंने, बिल्कुल। तो उसी को बोलते हैं ABO रक्त, क्या बोलते हैं, ABO रक्त समूह है। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की। ABO रक्त समूह है,
एबियो रक्त समूह है किस प्रकार की आनुवंशिकता का उदाहरण है? दोस्तों एबियो रक्त समूह है बहुविकल्पी आनुवंशिकता का उदाहरण है। आनुवंशिकता का उदाहरण है। बहुविकल्पी आनुवंशिकता का उदाहरण कौन है दोस्तों? बहुविकल्पी आनुवंशिकता का उदाहरण है एबियो रक्त समूह है। कौन सा रक्त समूह है बच्चा? एबीओ रक्त समूह है। ध्यान रखना, एबीओ रक्त समूह है, बहुविकल्पी आनुवंशिकता का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगला पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट, ध्यान रखना ये भी दोस्तों। सामान्य रूप से बहुत अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूं। सामान्य रूप से एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है। एक लक्षण को नियंत्रित करता है। मैंने क्या बताया? सामान्य रूप से एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है। एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है, लेकिन जो जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है उस जीन को प्लियोट्रोपिक बोलते हैं। प्लियोट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिक बोलते हैं या कहते हैं, प्लियोट्रोपिक कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, जबरदस्त। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि सामान्य रूप से जो जीन होता है, एक जीन वो एक लक्षण को नियंत्रित करेगा। एक लक्षण के लिए एक जीन होता है, लेकिन कई जीन ऐसे होते हैं जो एक से अधिक लक्षणों को भी नियंत्रित कर सकते हैं, एक से अधिक लक्षणों के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। और उन जीन को हम क्या बोलेंगे? उन जीन को बोलेंगे लियोट्रोपिक। क्या बोलेंगे? प्लियोट्रोपिक। लियोट्रोपिक नहीं, प्लियोट्रोपिक। क्या बोलेंगे? प्लियोट्रोपिक बोलेंगे। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। हर किसी बुक में आपको ये बातें नहीं मिलेंगी। बहुत कम बुक हैं इस दुनिया में, इस संसार में, जिनमें ये बातें मिलेंगी। लेकिन मेरी डिक्शनरी के अंदर आपको ये सारी बातें मिलेंगी। मेरी डिक्शनरी में आपको सारी बातें मिलेंगी, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाना है। वैसे नोट्स मैं आपको दे भी दूंगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा और इसका आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। ये हमारा था नोट वाला पॉइंट, जो हमने 9 पॉइंट इसमें डिस्कस किए हैं। आप सभी को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट की बात करते हैं और अब हम बात करने वाले हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। और डीएनए और आरएनए को क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो समझना, न्यूक्लिक अम्ल हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। समझ लेना अच्छे से न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। दोस्तों बात है 1870 की, बात है 1870 ईस्वी की। 1870 ईस्वी में एक फ्रेडरिक मिस्र नाम का व्यक्ति था। फ्रेडरिक मिस्र, समझना, 1870 ईस्वी में फ्रेडरिक मिस्र ने मवाद कोशिका से न्यूक्लिक अम्ल को अलग किया और क्या नाम दे दिया? नाम क्या दिया उसको? नाम दिया दोस्तों न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी फ्रेडरिक मिस्र ने। किसने की थी बच्चा? फ्रेडरिक मिस्र ने की थी। किस कोशिका से? मवाद कोशिका से। किस कोशिका से? मवाद कोशिका से। और मवाद कोशिका क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा, आपकी चोट लग जाती है या फिर कहीं घाव हो जाता है तो उसमें से मवाद बाहर निकलती है, खराब पदार्थ बाहर निकलता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम मवाद बोलते हैं। और उसी मवाद कोशिका से
किसको अलग किया गया था? न्यूक्लिक अम्ल को अलग किया गया था। किसके द्वारा बच्चा? फ्रेडरिक मिश्र के द्वारा। कब किया गया था? 1870 में। और उस न्यूक्लिक अम्ल को क्या नाम दिया गया? स्टार्टिंग में नाम दिया गया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया गया? न्यूक्लिन नाम दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं इससे आगे। ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चा? 2 प्रकार का। बाबू ध्यान रखना, कितने प्रकार का रे? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए और आरएनए, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले डीएनए के बारे में। किसके बारे में? डीएनए के बारे में चर्चा करते हैं। इस बात को आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? किसके बारे में बच्चा? अब हम बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में। चलिए, आज मैं आपको डीएनए के बारे में पूरी बातें बता देता हूं। कल हम करेंगे आरएनए के बारे में। आज हम डीएनए तक पढ़ेंगे, फिर हम कल करेंगे आरएनए के बारे में, फिर हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जेनेटिक्स खत्म हो जाएगी, हमारी आनुवंशिक विज्ञान खत्म हो जाएगी, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलो, वो बात की बात है। अब हम बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में। किसके बारे में? डीएनए के बारे में। पहली बात, जो डीएनए होता है, डीएनए, इसका पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है, ये इसका पूरा नाम है। ध्यान रखना बच्चा अच्छे से। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इंपॉर्टेंट बात ये है कि डीएनए का निर्माण कैसे होता है, किसके द्वारा इसका निर्माण होता है, वो हम चर्चा करने वाले हैं। डीएनए का जो निर्माण होता है वो न्यूक्लियोटाइड से होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं? डीएनए का निर्माण कर देते हैं। बाबू ध्यान रखना, किसके द्वारा? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं बच्चा? डीएनए का निर्माण कर देते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूं, लेकिन पहले समझ लीजिए ध्यान से। इधर ध्यान दीजिए, सभी के सभी। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल निर्माण होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं बच्चा? डीएनए का निर्माण कर देते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इस डीएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियोटाइड के द्वारा होता है। इसीलिए न्यूक्लियोटाइड को डीएनए की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। किसे कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड को कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड को डीएनए की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाती है। बाबू क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि डीएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसी न्यूक्लियोटाइड के द्वारा होता है। इसीलिए न्यूक्लियोटाइड को संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। और जो डीएनए काम करता है वो किसकी वजह से करता है? इसी न्यूक्लियोटाइड की वजह से करता है। इसलिए इसकी एक क्रियात्मक इकाई हो गई। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। आपने ये तो पढ़ लिया कि भाई डीएनए का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, ये बात आपने पढ़ ली। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ी कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। समझना, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक
नाइट्रोजनिक क्षारक प्लस फास्फिड या फिर फास्फेट, फास्फिड या फिर फास्फेट, ध्यान रखना, फास्फेट, 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 इन तीनों का जो मेल होता है, इन तीनों का जो मिलन होता है, इन तीनों का जो संयोग होता है, उसी संयोग को हम क्या बोलते हैं, उसी संयोग को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक क्या होता है, शब्द होता है, किसके लिए, शर्करा, नाइट्रोजनिक क्षारक और फास्फेट के तीनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। बच्चा क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड। एक बात मैं आपको अलग से बता देता हूं दोस्तों, अगर हम इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो इन दोनों को मिलाने पर इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। पहले ये टाइड था, अब ये साइड हो गया। पहले टाइड था, अब क्या हो गया, साइड हो गया। टाइड था कब, जब फास्फेट था किसके साथ, इस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक के साथ। नाइट्रोजनिक क्षारक और शर्करा के साथ जब फास्फेट था तब तो ये टाइड था, यानी न्यूक्लियोटाइड था। और जैसे ही हमने फास्फेट को बाहर निकाला, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। बच्चा क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी थी, किसके बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में। अब हम बात करते हैं किनके बारे में, इस शर्करा नाइट्रोजनिक क्षारक के बारे में बात करते हैं। फास्फेट तो अपने आप में एक तत्व होता है, जो आपको पता भी है, फास्फेट PO4 जिसको बोलते हैं फास्फेट, तो ये तो अपने आप में एक रासायनिक पदार्थ होता है। तो इनकी चर्चा हम केमिस्ट्री में करेंगे बाद में, लेकिन ये हमें एक रासायनिक पदार्थ जो किसके अंदर पाया जाता है, इस न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। लेकिन हमें बात यहां पर करनी है शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षारक की, शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षारक की बात करनी है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षारक। यहां तक आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, शर्करा की। किसकी बात करते हैं बच्चा, शर्करा की बात करते हैं। शर्करा की बात समझना, शर्करा के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो DNA होता है, DNA के अंदर एक शर्करा पाई जाती है और उस शर्करा को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। कहने का मतलब ये जो DNA होता है, DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है। DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और दोस्तों ये जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है वो एक प्रकार की पेंटोस शर्करा होती है। कैसी शर्करा होती है, पेंटोस शर्करा होती है। जिस प्रकार से माल्टोज शर्करा है उसी प्रकार से पेंटोज भी एक शर्करा है। लेक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, जितनी भी ये शर्कराएं होती हैं उसी प्रकार से पेंटोज नाम की भी एक शर्करा होती है। और वही पेंटोज शर्करा किसके अंदर पाई जाती है, DNA में पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है बच्चा, DNA में पाई जाती है। किसमें, DNA में। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप क्या लिखोगे, आपके ऑप्शन में क्या मिलेगा, या तो डीऑक्सीराइबोज मिलेगा या फिर आपको पेंटोस मिलेगा। तो इनमें से दोनों में से आप कर देना। तो ये तो बात किसकी हो गई, शर्करा की हो गई। किसकी हो गई बच्चा, शर्करा की हो गई। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, नाइट्रोजनिक क्षारक के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में, नाइट्रोजनिक क्षारक के बारे में। इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, जबरदस्त, आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम करेंगे नाइट्रोजनिक क्षारक के बारे में चर्चा। नाइट्रोजनिक क्षारक क्या होते हैं। वैसे हम टॉपिक किसका पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं DNA का। किसका टॉपिक पढ़ रहे हैं, DNA का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और अब हमें क्या पढ़ना है, DNA के अंदर पाया जाता है नाइट्रोजनिक क्षारक। नाइट्रोजनिक क्षारक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नाइट्रोजनिक क्षारक, वैसे मैंने आपको बताया DNA न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में शर्करा भी होती है, नाइट्रोजनिक क्षारक भी होते हैं, फास्फेट भी होता है। हमने शर्करा के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनिक क्षारक के बारे में। किसके बारे में, नाइट्रोजनिक क्षारक के बारे में। तो समझना भाई, अच्छे से समझना, जो DNA होता है, DNA में
डीएनए में दो क्या पाए जाते हैं, दो क्षारकों की विलय पाए जाते हैं, दो क्षारकों की विलय पाई जाती है। विलय का मतलब परत, यानी डीएनए के अंदर एक नाम तो आपको ध्यान रखना है, एक नाम आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, प्यूरिन के बारे में। डीएनए में प्यूरिन व पिरिमिडिन, प्यूरिन व पिरिमिडिन, प्यूरिन व पिरिमिडिन क्षारक की परत पाई जाती है, क्षारक की परत पाई जाती है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया है कि डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारक की क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है बच्चा। मैंने यहां पर नाइट्रोजनिक क्षारक की बात नहीं की है, मैंने केवल और केवल किसकी बात की है, क्षारक की बात की है। किसकी बात की है, क्षारक की। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डीएनए के अंदर, डीएनए में कौन से क्षारक की परत पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, प्यूरिन या फिर पिरिमिडिन। क्या नाम रहेगा, प्यूरिन या फिर पिरिमिडिन, इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यहां पर बात मैंने क्षारक की है, बात करते हैं नाइट्रोजनिक क्षारक की, क्योंकि आप बोल सकते हो कि सर आप तो बताने वाले थे नाइट्रोजनिक क्षारक के बारे में और आपने बता दिया क्षारक के बारे में, आपने तो गुस्ताखी कर दी। नहीं मेरे दोस्त, गुस्ताखी नहीं होगी, समझ लो। ये तो अपने आप में क्षारक होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनिक क्षारक। इनके अंदर नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं, और इनके अंदर कौन से नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं वो हम चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, नाइट्रोजनिक क्षारक की बात करते हैं तो नाइट्रोजनिक क्षारक, और वो भी किसके अंदर, इस प्यूरिन के अंदर। किसके अंदर, प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं दोस्तों, दो नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं, और उनका नाम आपको ध्यान रखना है, एडेनिन और ग्वानिन। क्या नाम याद रखना है, एक का नाम तो एडेनिन और दूसरे का नाम आपको ध्यान रखना है ग्वानिन। क्या नाम रखना है, ग्वानिन। दोस्तों एडेनिन को हम लिखते हैं कैपिटल ए से, और ग्वानिन को हम लिखते हैं कैपिटल जी से। किससे लिखते हैं, कैपिटल जी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चा, ए और जी से लिखते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि एडेनिन और ग्वानिन किसके अंदर पाए जाते हैं, तो दोस्तों प्यूरिन में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, प्यूरिन में। अब क्वेश्चन आपको कैसे पूछ ले, क्वेश्चन ये पूछ ले कि डीएनए में निम्न में से कौन सा क्षारक पाया जाता है। क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ क्षारक के बारे में पूछा है, तो आप क्षारक में ये दो नाम याद रखोगे। क्वेश्चन आपको पूछ ले कि डीएनए में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनिक क्षारक पाया जाता है। अगर नाइट्रोजनिक क्षारक की बात करेगा तो एडेनिन और ग्वानिन नाम आपको देगा, इनमें से आपको पहचानना है। तो ये एडेनिन और ग्वानिन तो किसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों, प्यूरिन में पाए जाते हैं। बात करते हैं किसकी, पिरिमिडिन की। पिरिमिडिन में कौन से नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं दोस्तों, इसमें दो पाए जाते हैं, तो इसमें भी दो पाए जाते हैं। इसमें और इसमें दोनों बराबर ही पाए जाते हैं, समझना। इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें एक तो पाया जाता है साइटोसिन, और दूसरे का नाम है दोस्तों थायमिन। पहले का नाम साइटोसिन और दूसरे का नाम क्या है, थायमिन। साइटोसिन और थायमिन नाम के जो नाइट्रोजनिक क्षारक है वो किस में पाए जाते हैं, वो इस पिरिमिडिन क्षारक में पाए जाते हैं। इस साइटोसिन को तो हम बोलते हैं, किस से लिखते हैं, सी से लिखते हैं, कैपिटल सी से, और इसको लिखते हैं कैपिटल टी से। किस से लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं, ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी पदार्थों का या फिर नाइट्रोजनिक क्षारकों का अनुपात कितना होता है, नाइट्रोजनिक क्षारकों का अनुपात समझना। जो डीएनए होता है उसमें दो क्षारक पाए जाते हैं, एक ये, इसमें भी दो हैं, इसका मतलब 2:2 कहने का मतलब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1:1 आएगा। तो ये अनुपात आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए में नाइट्रोजनिक क्षारकों का अनुपात कितना होता है दोस्तों। दो तो ये प्यूरिन वाले होते हैं और दो ही क्या होते हैं,
पिरिमिडिन वाले होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, 2:2, इसलिए इसका अनुपात क्या हो गया, 1:1 हो गया। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा अच्छे से। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है डीएनए की आणविक संरचना। डीएनए की आणविक संरचना यानी डीएनए किस प्रकार से बना होता है उसकी चर्चा हम करते हैं। डीएनए की आणविक संरचना के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है समझना। डीएनए की आणविक संरचना, जो मैं आपको बातें बताऊं वो बातें आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये बातें आपको बहुत कम बुक में आपको देखने को मिलेंगी, बहुत कम बुकों में देखने को मिलेंगी। और दोस्तों हाई लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि मैं आपको हाई लेवल की तैयारी ही करवा रहा हूं। बात आती है डीएनए की संरचना की। डीएनए की संरचना अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात आती है कि डीएनए कितने रूप में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, जो डीएनए होता है, डीएनए 3 रूपों में पाया जाता है। डीएनए 3 रूप में पाया जाता है, 3 रूप में पाया जाता है। अब वो 3 रूप कौन कौन से होते हैं डीएनए के? दोस्तों डीएनए 3 रूपों में पाया जाता है, और वो 3 रूप कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। एक का नाम है एडीएनए, दूसरे का नाम है बीडीएनए, और तीसरे का नाम है बच्चा जेडडीएनए। तीसरे का क्या नाम है? जेडडीएनए। पहले का एडीएनए, बीडीएनए और जेडडीएनए, ये 3 रूप होते हैं डीएनए के, 3 रूप होते हैं डीएनए के। अब बात आती है दोस्तों, एक व्यक्ति था वाटसन और एक व्यक्ति था क्रिक। वाटसन व्यक्ति का नाम एक का था, दूसरे का नाम था क्रिक। वाटसन और क्रिक दोनों ने 1953 ईस्वी में 1953 में 1953 ईस्वी में क्या किया? 1953 ईस्वी में बीडीएनए के ऊपर क्या किया? अध्ययन किया। बीडीएनए के ऊपर अध्ययन किया, ध्यान रखना। वाटसन और क्रिक ने बीडीएनए के ऊपर अध्ययन किया 1953 में, और अध्ययन करने पर इन्होंने पाया कि जो डीएनए होता है, डीएनए किस प्रकार का होता है? द्विकुंडलित होता है। तो इन्होंने क्या किया? वाटसन और क्रिक ने 1953 में द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया? द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। किसने किया बच्चा? ध्यान रखना बाबू, वाटसन और क्रिक ने किया। किसने किया? वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए से संबंधित कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया था? द्विकुंडलित मॉडल। अब ये द्विकुंडलित मॉडल होता क्या है इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये बात, कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा? द्विकुंडलित मॉडल। और कौन से डीएनए के ऊपर अध्ययन किया था? बीडीएनए के ऊपर अध्ययन किया था। बीडीएनए के ऊपर अध्ययन करके इन्होंने द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। किस डीएनए के ऊपर इन्होंने मतलब वो किया था, अध्ययन किया था? बीडीएनए के ऊपर। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इस वाटसन और क्रिक ने इस द्विकुंडलित मॉडल में क्या बातें बताई थी, वही बातें हमें पढ़नी है, और वही बातें हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, वाटसन और क्रिक के अनुसार या फिर द्विकुंडलित मॉडल के अनुसार क्या कहा गया कि जो डीएनए होता है उसमें 2 श्रृंखलाएं होती हैं। कितनी श्रृंखलाएं होती हैं? 2 श्रृंखलाएं। वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए में 2 श्रृंखलाएं होती हैं। कितनी श्रृंखलाएं होती हैं? 2 श्रृंखलाएं। ये बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई। कितनी श्रृंखला होती हैं? 2 श्रृंखला होती हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से। ये तो पहली श्रृंखला, और ये हो गई बच्चा दूसरी श्रृंखला। ये दूसरी श्रृंखला। इस प्रकार से 2 श्रृंखला पाई जाती हैं। किसके अनुसार? वाटसन और क्रिक के अनुसार। किसके अंदर? डीएनए में। और ये जो 2 श्रृंखलाएं होती हैं, ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर और क्या होती हैं? दक्षिणावर्त होती हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति
समांतर, एक दूसरे के प्रति समांतर व दक्षिणावर्त होती हैं, दक्षिणावर्त होती हैं, दक्षिणावर्त होती हैं। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, कहने का मतलब ये क्लॉकवाइज होती हैं। क्या होती हैं? क्लॉकवाइज। कहने का मतलब इनकी जो घुमाव होता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से घुमाव होता है, इस प्रकार से इनका घुमाव इस प्रकार से होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो ये एक दूसरे के क्या होती है? समांतर भी होती हैं और दक्षिणावर्त भी होती हैं। ये बात भी किसने बताई थी? वाटसन और क्रिक ने बताई थी। किस नियम में? अपने मॉडल के अंदर। किस मॉडल में? द्विकुंडलित मॉडल में। द्विकुंडलित मॉडल में ये बात बताई थी, डीएनए दो श्रृंखला युक्त होता है। अब बात आती है दोस्तों, ये जो दो श्रृंखलाएं होती हैं ये एक दूसरे के समांतर होती हैं, द्विकुंडलित होती हैं या फिर दक्षिणावर्त होती हैं। ये बात हमने पढ़ ली। फिर वाटसन और क्रिक ने क्या बताया? वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए की जो कुंडली होती है, डीएनए की जो कुंडली होती है उसका व्यास कितना होता है? तो ध्यान रखना, डीएनए की जो कुंडली है उस कुंडली का व्यास आपसे पूछा जा सकता है बच्चा। कुंडली का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ध्यान रखना, कुंडली का मतलब ये होता है कुंडली, ये इसकी कुंडली हो गई। तो इसका जो ये व्यास है, ये व्यास कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम है। किसके अनुसार? वाटसन और क्रिक के अनुसार। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, डीएनए की कुंडली का व्यास कितना होता है? तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद बात करते हैं डीएनए के गर्त की लंबाई कितनी होती है? गर्त की लंबाई कितनी होती है? यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी जो गर्त होता है उस गर्त की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ध्यान रखना। और गर्त कहां से लेके कहां तक होता है? गर्त यहां से लेके यहां तक ये गर्त है। ये जो डंबल साइन है इसको बोलते हैं गर्त। तो इसकी लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम है। किसके अनुसार? वाटसन और क्रिक के अनुसार। किसके अनुसार? वाटसन और क्रिक के अनुसार। ये बात आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल आई है साहब, बहुत अच्छे से आई है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। इस वाटसन और क्रिक ने एक बात बताई थी कि जो डीएनए होता है और डीएनए का जो गर्त होता है, डीएनए का गर्त, इस गर्त में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। एक गर्त में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड। कितने न्यूक्लियोटाइड? 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 10 जोड़ी। इंपॉर्टेंट बात है, एक गड्ढे में, एक गर्त में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड की कितनी परत पाई जाती है? 10 परत। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से 10 पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? 10 पाई जाती हैं एक गर्त के अंदर। यहां तक आपको बात समझ में आई? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करते हैं किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं इसी के बारे में। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना। अब यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं इससे आगे बात करते हैं। ध्यान से समझना, ये बात मैं यहां से मिटा रहा हूं। अब देखो, यहां तक हमारी बात आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ा हमने कि जो गर्त होता है उस एक गर्त में कितने जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? 10 जोड़ी। अब बात आती है कि इनके बीच में कितनी दूरी होती है। यानी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? बीच की दूरी कितनी होती है? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी। तो देखो बच्चा, टोटल दूरी कितनी होती है? ये टोटल दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितने एंगस्ट्रॉम होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसमें कितने भाग बन गए? 10 भाग बन गए। इसलिए आप क्या कर दोगे? 10 का भाग दे दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान रखना, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितने एंगस्ट्रॉम होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। याद आपको हो गया होगा, समझ में आपके आ गया होगा। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, बात आती है कि ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। ये आपस में न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, वो किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ध्यान रखना। तो दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, कौन सा बंध पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना बच्चा, ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इन दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में कौन सा बंध होगा, फास्फोइड एस्टर बंध होगा। कौन सा बंध होगा, फास्फोइड एस्टर बंध। फास्फोइड एस्टर बंध के द्वारा दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोइड एस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल। तो न्यूक्लियोटाइड तो हो गई बात, ये तो न्यूक्लियोटाइड की बात होगी। अब आपको पता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं। और नाइट्रोजनिक क्षारक 4 होते हैं, मैंने आपको बताया था कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन बताए थे ना मैंने। तो वो किसके अंदर पाए जाते हैं, वो इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाए जाते हैं। तो वो भी आपस में जुड़े होते हैं, वो भी आपस में जुड़े होते हैं। तो ध्यान रखना कि जो नाइट्रोजनी पदार्थ, जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य जो बंध पाया जाता है उस बंध को बोलते हैं बच्चा हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध, हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध, हाइड्रोजन बंध। यानी नाइट्रोजनी क्षारक के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है और न्यूक्लियोटाइड के मध्य कौन सा बंध होता है, फास्फोइड एस्टर बंध होता है। दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। अब समझना, ये जो नाइट्रोजन क्षारक हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है थायमिन और एक होता है साइटोसिन। ये 4 मैंने आपको पीछे बताए थे, बिल्कुल बताए थे ना। ये दोनों भाग तो किसके होते हैं, ये दोनों भाग तो होते हैं पिरिमिडीन के। किसके, पिरिमिडीन के। और ये दोनों भाग किसके होते हैं, ये दोनों भाग प्यूरिन के होते हैं। किसके होते हैं, प्यूरिन के होते हैं, जो क्षारक होते हैं, जो हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य जो बंध पाया जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। और नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको 4 नाम बता दिए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जब ये एडेनिन और थायमिन आपस में जुड़ता है तो वो कौन से बंध के द्वारा जुड़ता है, द्विबंध के द्वारा जुड़ता है। किसके द्वारा, द्विबंध द्वारा जुड़ता है। द्विबंध द्वारा एडेनिन और थायमिन आपस में जुड़ता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एडेनिन और थायमिन नाइट्रोजनी क्षारक के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो उस बंध का नाम है द्विबंध। कौन सा बंध बच्चा, द्विबंध। ध्यान रखना, द्विबंध। आई ना बात समझ में, बिल्कुल आ गई साहब, बिल्कुल हमारे समझ में आ गई। अब बात करते हैं, ये तो एडेनिन और थायमिन की बात आ गई। अब हम बात करते हैं थायमिन और साइटोसिन के बीच में। थायमिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक लाइन में आपके एक क्वेश्चन बन रहा है। एडेनिन और थायमिन के बीच में द्विबंध और थायमिन और साइटोसिन के बीच में क्या होता है, त्रिबंध होता है। क्या होता है बच्चा, त्रिबंध होता है। क्या होता है, त्रिबंध होता है। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ये इसकी जो आणविक संरचना है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको पढ़नी है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो भी इसी आणविक संरचना से संबंधित है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजनी क्षारक व शर्करा के मध्य कोण, शर्करा के मध्य कोण कितना कोण होता है। नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा के मध्य का जो कोण होता है वो होता है 51 डिग्री का। कितने डिग्री का, 51 डिग्री का। यानी
नाइट्रोजनिक क्षारक और शर्करा उस न्यूक्लियोटाइड में 51 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। कितने डिग्री के कोण पर? 51 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। ध्यान रखना, नाइट्रोजनिक क्षारक और शर्करा के मध्य जो कोण होता है वो 51 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 51 डिग्री का। 51 डिग्री का। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? इनके बीच का कोण कितना होता है? 51 डिग्री। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि दो शर्करा के अणुओं के बीच दूरी, दो शर्करा के अणुओं के बीच दूरी कितनी होती है? दो शर्करा के बीच अणुओं की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? वो होती है 11 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है बच्चा? 11 एंगस्ट्रॉम होती है। दो शर्करा के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 11 एंगस्ट्रॉम होती है। 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर ये लगे होते हैं। बहुत अच्छी बात है, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब कुछ 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, वो 3 के 3 पॉइंट आपके दिमाग में आपको एडजस्ट होने चाहिए, याद करना पड़ेगा। एक है सिस्ट्रॉन, एक नाम आपको ध्यान रखना है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन के बारे में चर्चा करते हैं। सिस्ट्रॉन को डीएनए की क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन को डीएनए की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरचनात्मक इकाई। जिस प्रकार से हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड को डीएनए की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, उसी प्रकार से सिस्ट्रॉन को डीएनए की क्या कहा जाता है? संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड का ही प्रकार है सिस्ट्रॉन, और सिस्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? डीएनए की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एक नाम याद रखना है, रिकोन। कौन सा नाम याद रखना है? रिकोन के बारे में ध्यान रखना है। रिकोन की अगर आप बात ध्यान रखोगे तो ये क्या है? ये एक रिकॉम्बिनेशन या फिर पुनर्संयोजित इकाई है। ये क्या है? डीएनए की रिकॉम्बिनेशन या फिर पुनर्संयोजित इकाई है। कौन? रिकोन के बारे में मैंने बात की है। रिकोन जो है ना वो डीएनए की रिकॉम्बिनेशन या फिर पुनर्संयोजित इकाई है। बाबू ध्यान रखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। इसी प्रकार से एक नाम आपको ध्यान और रखना है, वो है म्यूटोन। क्या नाम याद रखना है? म्यूटोन के बारे में आपको ध्यान रखना है। म्यूटोन क्या होता है इसके बारे में आप याद रखोगे। इस म्यूटोन को उत्परिवर्तन की इकाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए में उत्परिवर्तन की इकाई। डीएनए में उत्परिवर्तन की इकाई। ये 3 नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और वैसे मैंने आपको डीएनए की सारी जो बातें थी वो मैंने करवा दी। डीएनए की आणविक संरचना के बारे में मैंने आपको बता दिया। और यहां से क्वेश्चन अगर बनेगा तो हाई लेवल के एग्जाम में बनेगा। जैसे कि एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी भी हाई लेवल के एग्जाम में आता है। हाँ, डालने आपको पत्थर हैं, लेकिन एग्जाम हाई लेवल का है, हल्के में नहीं ले सकते। एग्जाम आपको हाई लेवल में ही इसको मानना पड़ेगा, तभी आप इसमें सक्सेस हो पाओगे। साइंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, दमदार तरीके से, अद्भुत तरीके से पढ़ने हैं, और वो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी अच्छे से करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके भाई का चैनल अभी मोनेटाइज होने वाला है, बिल्कुल हो जाएगा। खुशी हो रही है इस बात की कि हमारा चैनल अभी मोनेटाइज होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी मैंने आज करवाया है उसका आप रिवीजन कीजिए। अगर आपको कोई डाउट लगे तो मेरे को कमेंट कर दीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहे होंगे, इसके ऊपर आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो को यही विराम देते हैं, फिर हम कल दोबारा आएंगे इसी टॉपिक को लेकर के। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। तो आज इस वीडियो को यही विराम देते हुए आपसे विदाई लेता हूं अगले वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मजे से जियो, दमदार तरीके से जियो, दमदार तरीके से पढ़ो, इस लॉकडाउन का फायदा उठाओ, अच्छे से उठाओ। तो अगले वीडियो में तैयारी करके आना, अच्छे से हम फिर से बात करने वाले हैं किसके बारे में? आरएनए के बारे में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।